नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया सुपरफास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। नेपाल में चीन के तिब्बत से आई अचानक बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। रसुआ में भोटे कोशी नदी का जलस्तर बढ़ने से घर, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सड़कें प्रभावित हुई हैं। अब तक 8 लोगों की मौत की खबर है, जबकि बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। 291 विदेशी पर्यटकों का पता नहीं चल पाया, जिनमें 105 भारतीय नागरिक शामिल हैं। 9 पुलिसकर्मी भी लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू में 14 हेलीकॉप्टर जुटे हैं, तो उधर बाढ़ का असर भारत तक पहुंचने की आशंका से बिहार के 8 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। गंडक में करीब 3 मीटर ऊंची फ्लैश फ्लड वेव की आशंका जताई गई है। ओहो, पूरा डैम फुटेर आयो यार, पूरा चाइना को डैम फुटेर। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर नेपाल में जो तबाही का मंजर है वो सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से एक खतरा देखा जा रहा है नेपाल में, अब भारत में भी जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। नेपाल में आई जल प्रलय में सैकड़ों लोग जो है वो लापता बताए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ये तबाही का मंजर पड़ोसी देश नेपाल में देखने को मिला है। ओहो, पूरा डैम फुटेर आयो यार, पूरा चाइना को डैम फुटेर आ रहेछ। आमामामामामा ल, यहाँ हामीले अब ओहो यार, रोडमा पुगेर माथि यार, छिटो भाग है। त्यो बाउन्ड नभएको त बुझेको। ओहो, पूरा डैम फुटेर आयो यार, पूरा चाइना को डैम फुटेर आ रहेछ। बिहार में जो बाढ़ की स्थिति बनी है, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बाढ़ पूरे देश के किसी भी क्षेत्र में या किसी भी राज्य में हो तो राज्यों को सहयोग करने के लिए पहले ही तत्पर हो जाती है। और इस बारिश के मौसम के पूर्व ही माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरी तैयारी कर ली गई है। और जिन राज्यों में या जिन क्षेत्रों में कहीं भी बाढ़ की स्थिति बनी है, पहले भी या जो अभी बनी हुई है, जैसे बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, या आगे भी कोई बाढ़ की चपेट में आएगा तो पूर्ण रूप से उसको सहयोग किया जाएगा। योगी कैबिनेट ने मंगलवार को युवाओं, महिलाओं और रोजगार पर फोकस करते हुए 24 बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। एमबीबीएस, बीडीएस इंटर्न की इंटर्नशिप राशि दोगुनी से ज्यादा कर 25,000 रुपए महीना कर दी गई है। 25 लाख युवाओं को टैबलेट देने की तैयारी है, जबकि 3,57,000 वंचित छात्रों को 552 करोड़ की छात्रवृत्ति भी मिलेगी। तो वहीं 60 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में आजीवन मुफ्त सफर का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही झांसी लिंक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे के हरिद्वार विस्तार और 250 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी मिली है। यानी कि चुनावी साल में कैबिनेट ने युवा, महिला और विकास तीनों मोर्चों पर बड़ा दांव खेला है। तो यूपी को सरकार का एक बड़ा तोहफा, युवाओं को 25 लाख टैबलेट सरकार वितरित करेगी। साथ ही एमबीबीएस, बीडीएस इंटर्न को 25,000 रुपए भत्ता दिया जाएगा। 3,57,000 छात्रों को स्कॉलरशिप भी मिलेगी। वहीं बुजुर्ग महिलाओं को आजीवन
बस में मुफ्त यात्रा का भी लाभ मिलेगा। रक्षाबंधन के खास त्योहार पर महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा होगी। शिक्षा समन्वयकों को बकाया मानदेय का भुगतान भी सरकार करेगी। तो योगी सरकार यूपी को ये बड़ा तोहफा देती नजर आ रही है, जिसमें खास तौर पर जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं, वो इसमें शामिल हैं। और यही वजह है कि महिलाओं और युवाओं के लिए सरकार की तरफ से ये खास जो तोहफे हैं वो दिए जा रहे हैं। वोटर आईडी कार्ड दिखा करके या आधार कार्ड दिखा करके इस यात्रा का लाभ ले सकती हैं। उनसे कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। ये 2 प्रकार की सेवाएं आज एक साथ प्रारंभ हो रही हैं। पहली बार महिलाओं के हित में काम करने वाले हमारे परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी ने कहा कि ये कब घोषणा करें। हमने कहा भी रक्षाबंधन से अच्छा अवसर और क्या हो सकता है, और आज रक्षाबंधन के अवसर पर हम इस यात्रा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्या हो सकता है इस अवसर पर। हमने कहा भी सभी 75 जनपदों में आयोजन करिए, माताएं बहनें आएंगी, उनको मिष्टान दीजिए, रक्षाबंधन की बधाई दीजिए, इस योजना की अभिनंदन भी करिए। तो योगी सरकार का ये बड़ा फैसला, जहां पर सीधे तौर पर अगर बात करें तो युवाओं और महिलाओं के लिए खास फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। और इसी कड़ी में आपको ये बताना चाहेंगे कि इस फैसले में तमाम जो प्रमुख योजनाएं हैं वो देखी जा रही हैं, जिसमें एमबीबीएस बीडीएस इंटर्न की इंटर्नशिप राशि जो है उसे बढ़ाया गया है, जो कि पहले 12,000 रुपए थी, अब इससे बढ़ाकर 25,000 रुपए महीना किया गया है। साथ ही 25 लाख युवाओं को टैबलेट देने की भी सरकारी है तैयारी है। और बताना चाहेंगे कि 3,57,000 जो वंचित छात्र हैं उन्हें भी 552 करोड़ की जो स्कॉलरशिप है वो भी सरकार देगी। इसके साथ ही महिलाओं की बात करें तो 60 साल के ऊपर की जो भी महिलाएं हैं उन्हें रोडवेज बसों में आजीवन मुफ्त सफर का जो लाभ है वो भी मिलेगा। और साथ ही साथ झांसी लिंक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे का द्वार विस्तार और साथ ही 250 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी भी मिली है। यानी कि चुनावी साल में कैबिनेट ने युवा, महिला और विकास तीनों मोर्चों पर बड़ा दांव खेला है। लखनऊ में फ्री बस सेवा को लेकर सियासत गर्मा गई है। योगी सरकार के फैसले के बीच अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव ने छात्राओं के लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज तक मुफ्त बस सेवा देने की बात कही। और इतना ही नहीं, शहरों में मेट्रो से कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने वाली छात्राओं को भी फ्री सफर का फायदा देने का दावा किया है। यानी छात्राओं की मुफ्त सवारी पर यूपी की सियासत में नया मुकाबला शुरू हो गया है। हमारे शहर में अगर हमारे जो बहनें बैठी वो जानती होंगी, यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाने के लिए, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाने के लिए शहरों में फ्री सेवा बच्चों को, छात्राओं को दी थी पहले भी और आने वाले समय में भी देंगे। और लखनऊ में जो मेट्रो बनी है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाने के लिए उन्हें कार्ड से फ्री भेजने का काम किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के लखनऊ स्थित मुख्यालय में अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिला समृद्धि सम्मान योजना की घोषणा की है। अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया है कि सपा सरकार बनने पर गरीबी रेखा में आने वाली हर महिला को आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने पार्टी के महिला सांसदों और विधायकों के जरिए महिलाओं से जुड़े तमाम मुद्दों पर बिंदुवार जानकारी साझा की। लखनऊ का बहुचर्चित जेपीएनआईसी अब इंतजार की फाइल से निकलकर प्राइवेट ऑपरेशन की राह पर आ गया है। कैबिनेट ने ओपन बिड के जरिए वृंदावन बटलर्स और रॉकवुड होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के कंसोर्टियम को 30 साल की लीज देने को मंजूरी दे दी है। और खास बात यह है कि अब अधूरे काम पर सरकारी खजाने से 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा।
कंसोर्टियम अपने खर्च पर 2 साल में करीब 200 से 250 करोड़ रुपए के बाकी काम पूरा करेगा। सरकार अब तक करीब 821 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। संचालन शुरू होते ही एलडीए को 6 करोड़ रुपए सालाना मिलेंगे, जिसमें हर साल 5% बढ़ोतरी होगी। यानी कि जेपीएनआईसी अब सरकारी खर्च नहीं, कमाई का मॉडल बनेगा। देखिए मुझे लगता है कि निजीकरण हो या किस तरह कौन से प्रोजेक्ट अच्छे हों, जो प्रोजेक्ट, क्योंकि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, सरकार का काम लोक कल्याण, जन कल्याण और विकास करना है। सरकार का काम व्यापार कारोबार नहीं, व्यापार कारोबारियों को प्रोत्साहित करके निवेशकों को उत्तर प्रदेश में आकर्षित करना, यह सरकार का विषय है और इसके अच्छे परिणाम भी आ रहा है। अब इस पे क्या कहा जाए। अब सरकार जो है सारी चीज़ें बेच रही है, सारी चीज़ें प्राइवेटाइज कर रही है और ख़ास करके बच्चों को अशिक्षित छोड़ दिया है, महिलाओं को बेहाल छोड़ दिया है। लॉ एंड ऑर्डर का कोई ठिकाना नहीं है, आए दिन हत्याएं हो रही हैं। एनसीआरबी के आंकड़े हत्याओं के जो है आसमान छू रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने इसे लेकर भी देखिए ट्वीट किया है और कहा है कि भाजपा सरकार है या दुकानदार है। और इसके साथ ही ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं अखिलेश यादव का ये ट्वीट, और उन्होंने ये लिखा कि अब उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने लखनऊ के जेपीएनआईसी को निजी हाथों में सौंपने का निर्णय कैबिनेट में ले लिया है। जेपीएनआईसी का विवाद आखिर शुरू कहां से हुआ, क्या है पूरा मामला, आपको पूरी टाइमलाइन समझाते हैं। तो 2016 में सपा सरकार में जेपीएनआईसी भवन तैयार हुआ था। 2017 में सरकार बदली, जांच के आदेश दिए गए और साथ ही 2017 में वित्तीय गड़बड़ी के आरोपों पर जांच शुरू हुई। 2017 से 23 के बीच में लंबे समय तक जांच प्रक्रिया चलती रही। 17 और 23 में ही जांच के दौरान जेपीएनआईसी भवन लंबे समय तक बंद रहा। 2023 अक्टूबर में अखिलेश दीवार फांदकर जेपीएनआईसी परिसर पहुंचे। अक्टूबर 2024 में जेपीएनआईसी परिसर को सीज किया गया। 2026 में कैबिनेट ने निजी संचालन को मंजूरी दे दी है। 25 अगस्त 2026 को कंसोर्टियम को 30 साल की लीज मंजूर की गई है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये पूरी टाइमलाइन समझा रहे हैं जेपीएनआईसी की, अखिलेश का ड्रीम प्रोजेक्ट ऑन लीज। और ये ग्राफिक्स के जरिए आपको ये पूरी टाइमलाइन हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कैसे जो इसका पूरा विवाद था वो कहां से शुरू हुआ और अब क्या कुछ इस पर चल रहा है। तो जेपीएनआईसी की ये पूरी टाइमलाइन, जहां पर 25 अगस्त 2026 को कैबिनेट ने निजी संचालन को मंजूरी दे दी है। 25 अगस्त 2026 को कंसोर्टियम को 30 साल की लीज मंजूर की गई है। वही रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आगरा में 30 से अधिक देशों की सुंदरियों का संगम देखने को मिला है। मिस टीन इंटरनेशनल की फाइनलिस्ट ताजमहल का दीदार करने पहुंची। संगम नगरी इमारत की खूबसूरती देखते ही प्रतिभागियों के मुंह से एक ही शब्द निकला, इट्स ब्यूटीफुल। वह ताजमहल की खूबसूरती से अभिभूत प्रतिभागियों ने स्मारक के इतिहास, अनूठी पच्चीकारी और संरक्षण की जानकारी भी ली है। और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान डायना बेंच और मुख्य गुंबद के सामने फोटो खिंचवाने के साथ रील्स भी बनाई गई। मेरा नाम दिव्या बाजवा है। मैं मिस टीन इंटरनेशनल 2026 में इंडिया, हमारे भारत को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा लगा कि हम यहाँ ताजमहल आए, सारी कंट्रीज को लेकर आए, उनको भी ये जगह बहुत सुंदर लगी। और ये बहुत ही गर्व की बात है कि ताजमहल हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में वन ऑफ द 7 वर्ल्ड के वंडर्स में से एक है।
30 अगस्त को जयपुर में हमारे इंडिया में मिस टीन इंटरनेशनल 2026 हो रहा है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा टीम पैजेंट है, जहां पर 30 से भी ज़्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। और 30 अगस्त को हमारा ग्रैंड फिनाले है, जब हमें हमारी नई मिस टीन इंटरनेशनल 2026 मिलेगी। तो विदेशी सुंदरिया देखिए जब ताजमहल पहुंची और ताज का दीदार करने के लिए तो एक ही शब्द सुना गया और वो था वाह ताज। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ताज की खूबसूरती देखने के लिए जो सुंदरियां हैं वो आई। और इसी पर देखिए ये तस्वीरें जो हैं वो खास तौर पर सामने आई हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान डायना बेंच और मुख्य गुंबद के सामने फोटो भी खिंचवाई गई और साथ ही इन्होंने रील्स भी बनाई है। वहीं रायबरेली के बछरावा में तेज रफ्तार बस हादसे का शिकार हो गई है, लेकिन पेड़ ने बड़ा हादसा होने से बचा लिया। हरदोई चौराहे के पास दिल्ली से इन्होना जा रही बस अचानक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। टक्कर के बाद बस पेड़ में फंस गई और खाई में गिरने से बच गई। यात्रियों ने चालक पर नशे में होने का आरोप भी लगाया है। वहीं गोरखपुर के पीपीगंज में प्रधानमंत्री आवास योजना जरूरतमंद परिवारों के लिए पक्की छत का सहारा बन रही है। नगर पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मण विश्वकर्मा की पहल और अध्यक्ष प्रतिनिधि शिवपाल रावत की लगातार निगरानी से पात्र लाभार्थियों का चयन किया जा रहा है। कच्चे और जर्जर मकानों में रहने वाले परिवारों को योजना का लाभ दिलाने की प्रक्रिया तेज है। गोरखपुर जिले के पीपीगंज नगर पंचायत क्षेत्र में उपस्थित है। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास द्वारा जिन टूटे फूटे घर आवास पात्र हैं उन्हें जो है नगर पंचायत के जो चेयरमैन हैं उनके प्रतिनिधि जो है लगातार सर्वे कर रहे हैं क्षेत्र में कि ये ऐसे लोग जो जिनका घर टूटा फूटा है, कटेन है, उन्हें जो है घर कायाकल्प के लिए प्रधानमंत्री आवास जो है मुहैया कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो प्रतिनिधि हैं हमारे साथ जो है। सर, कैसे आप पहल कर रहे हैं, कैसे लोगों को जो है प्रधानमंत्री जी के जो आवास का जो सपना है उसे साकार कर रहे हैं? पहले तो आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भाई साहब। हम लोगों का निरंतर प्रयास रहता है, हमारे चेयरमैन साहब का, लक्ष्मण विश्वकर्मा जी का, माननीय मंत्री जी का, हम लोगों का निरंतर प्रयास क्षेत्र में लगा रहता है कि कोई गरीब व्यक्ति जो मड़ई में हो, टीन शेड में हो, टूटा फूटा मकान हो, जर्जर मकान हो, ऐसे व्यक्ति को आवास मिले। प्रधानमंत्री द्वारा हमारे जो योजना चल रहा है उसको लाभ मिले, हर व्यक्ति को लाभ मिले और यही प्रयास हम लोग को चलता है कि हर गरीब व्यक्तियों को आवास मिले। हम लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तो एक पात्र का ये मकान है, जरा देखिए ऊपर कटरेन है, टूटा फूटा है, किस तरीके से परिवार रहता है। लेकिन चेयरमैन साहब जो है प्रधानमंत्री जी के जो मिशन है हर घर को ऐसे टूटे फूटे घर को आवास दिलाने के लिए, तो किस तरीके की खुशी है, क्या कहेंगे आप? हमें बहुत खुशी है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम छाया विश्वकर्मा है, पीपीगंज से हैं। और क्या कहेंगे चेयरमैन साहब को जो आपके प्रतिनिधि जी आए हुए हैं, क्या धन्यवाद देंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन का हमारे, और जो भी हैं आज उन्हीं के द्वारा हमें आवास मिल रहा है। अगले 2 महीने के अंदर हमारा टूटा फूटा घर बन जाएगा। बड़ा ही लोगों को खुशी है, घर नया बन जाएगा, सपना साकार होगा। क्यों ना सपना साकार हो, क्योंकि सरकार लगातार जो है ऐसे मामले को लेकर के काफ़ी गंभीर है। लेकिन यहाँ के चेयरमैन और उनके जो प्रतिनिधि हैं वो लगातार सर्वे कर रहे हैं कि क्षेत्र में कोई भी पात्र जो है इससे छूट ना जाए और उन्हें जो है योजना का लाभ दिया जाए। तो सभापति जी हैं, क्या कहेंगे, कैसे चिन्हित कर रहे हैं, किन लोगों को जो है आप जो है इस योजना से लाभ दिला रहे हैं? पहले तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा और माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और हमारे चेयरमैन साहब और विधायक जी माननीय श्री फतेह बहादुर सिंह के आदेशानुसार सारे कार्रवाई हो रहे हैं। जो पात्र हैं उनको आवाज़ दिलाया जा रहा है, जो अपात्र हैं
वह पात्र के कैटेगरी से काटे जा रहे हैं और एक ऐसा उपाय हो रहा है कि सबको जो जो अभी छूटे हुए हैं उनको भी मिल जाए। विकास की गाथाएं लिखी जा रही हैं और उत्तर प्रदेश का ये गोरखपुर शहर जो है बदलता हुआ और क्षेत्र के विकास में नए आयाम को स्थापित करता हुआ पीपीगंज नित्य नए आयाम लिखे जा रहे हैं। तो वहीं 11 वार्डों को सीमित करके 4 वार्डों में कन्वर्ट किया गया है। टोटल 19 वार्ड हैं। विस्तारित जो क्षेत्र जी, है विस्तारित वो क्षेत्रों में है, 19 वार्ड हो लेकिन गए अब। चाहे रास्ते हो, नाली हो और जन समस्याओं को लगातार निराकरण करने के लिए चेयरमैन संकल्पित हैं और टूटी फूटी मड़ैया लोगों की बदल रही है। अनूप कुमार सिंह, इंडिया सुपरफास्ट, गोरखपुर। बुलंदशहर में रक्षाबंधन पर निःशुल्क बस सेवा कार्यक्रम में पहुंची महिला आयोग अध्यक्ष डॉक्टर बबीता चौहान ने कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। टैबलेट वितरण को उन्होंने युवाओं के हित में सरकार का कदम बताया। हिजाब को लेकर हाईकोर्ट के फैसले का समर्थन करते हुए उन्होंने बच्चियों को शिक्षा और आगे बढ़ने की आजादी देने की बात कही। तो वहीं चीनी इथेनॉल विवाद पर केजरीवाल के बयान को उन्होंने पागलपंती करार दिया। तो वहीं सोशल मीडिया की फुहरता पर कार्रवाई की मांग की है। तो तमाम मुद्दों को लेकर जो बातें हैं वो रखी गई हैं राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान की तरफ से। बुलंदशहर से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर हिजाब से लेकर इथेनॉल तक जो ये विवाद देखा जा रहा है उस पर भी ये बातें रखी गई। आपको बताना चाहिए कि रक्षाबंधन पर निःशुल्क बस सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर महिला आयोग अध्यक्ष डॉक्टर बबीता चौहान शिरकत करने पहुंची और इसी दौरान उन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी खुलकर बात रखी। टैबलेट वितरण को लेकर उन्होंने युवाओं के हित में सरकार का कदम बताया। हिजाब की बात करें तो हिजाब को लेकर हाईकोर्ट के फैसले का समर्थन किया और साथ ही उन्होंने इसे बच्चियों को शिक्षा और आगे बढ़ने की आजादी देने की बात कही। चीनी इथेनॉल को लेकर जिस तरीके से लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है, केजरीवाल का भी इस पर बयान सामने आया था, उस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही साथ सोशल मीडिया की फुहरता पर उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपसे कि ये कोई ऐसा ऐसा फैसला नहीं है कि जो सरकार पहली बार जैन जी के लिए कर रही है। अब जैन जी नाम आ गया और वो प्रचलित हो गया, वो बात अलग है। बाकी अगर हमारी सरकारों की बात की जाए और उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जाए या केंद्र सरकार की बात की जाए, तो हमेशा से ऐसे काम करते चले आए हैं जो बच्चों के फेवर में है। चाहे वो उनको टैबलेट देने वाली बात है, चाहे वो लड़कियों को साइकिल देने वाली बात है। अब तो आपको पता होगा, पिछले दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने लड़कियों को, जो टॉप 5 लड़कियाँ हैं जिले में, उनको स्कूटी देने का भी ऐलान किया। तो मुझे लगता है कि ये तो सारे हमारी सरकार युवाओं को ध्यान में रखते हुए सारी योजनाओं को टाइम पे लाती रहती है और करते रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा है। मैं तो कहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि जो नीचे की सीढ़ी से लेकर ऊपर तक की सीढ़ी के लिए, चाहे वो नौजवान हैं, बच्चे हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, व्यापारी हैं, चाहे बिजनेसमैन, वो सर्विसमैन हैं, या जो भी हैं, सबके लिए एक अच्छा दृष्टिकोण रखते हैं और एक अच्छी चीजें सोचते हैं। जी। कन्नौज में मातृशक्ति के सम्मान में आयोजित लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा कार्यक्रम में जमकर उत्साह देखने को मिला। ऊर्जा राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत ने महिलाओं को साड़ी और मिठाइयों के डिब्बे देकर सम्मानित किया। उपहार की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची और कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। बाद में अधिकारियों ने मोर्चा संभालकर महिलाओं को कतार में लगवाया और उपहार बांटे। मंत्री ने 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा को बड़ा तोहफा भी बताया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रक्षाबंधन के पर्व पर माता अहिल्याबाई होलकर जी के नाम से अभी हम सब लोगों ने प्रसारण सुना है और उसमें निःशुल्क 27, 28 और 29 तारीख को एक सहवर्ती के साथ माताएं बहनें अपना रक्षाबंधन के पर्व मना सकती हैं और दिनांक 29/8/26 से 60 वर्ष से ऊपर की माताएं बहनाएं पूरे जीवन भर निःशुल्क यात्रा किसी भी बस में कर सकती हैं।
उनको आधार कार्ड वगैरह होगा, जैसा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से हम लोगों को बताने का प्रयास किया। बस सेवा पूरी की है, साड़ी का तोहफा दिया रक्षाबंधन तो बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं रक्षाबंधन को ऐसा कोई तोहफा भी नहीं दिया ना कोई कागज। तो क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री? धन्यवाद भैया, बार बार हम चुनाव सफल हो। तो मातृशक्ति के सम्मान का ये भव्य आयोजन किया गया जहां पर महिलाओं को उपहार में ये साड़ियां भेंट की गई हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर उपहार पाकर महिलाओं के जो चेहरे हैं वो खुशी से खिलते नजर आए हैं। तो कार्यक्रम से जुड़ी ये तस्वीरें सामने आई है। कन्नौज से ये खबर है जहां पर महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया गया है। उपहार लेने के लिए हजारों की संख्या में जो महिलाएं हैं वो इस कार्यक्रम में पहुंचती नजर आई हैं। दरअसल जो ये कार्यक्रम है वो लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति के दौरान किया गया है। ये यात्रा कार्यक्रम में जमकर उत्साह भी देखने को मिला। साथ ही ऊर्जा राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत ने महिलाओं को साड़ियां और साथ में मिठाई के डिब्बे भी दिए और महिलाओं का सम्मान भी किया। उपहार की खबर जैसे ही लोगों को मिली, बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो इस कार्यक्रम में पहुंचती नजर आई और कुछ ही देर में अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। लेकिन बाद में अधिकारियों ने पूरा मोर्चा संभाला, महिलाओं को कतार में लगवाया और उसके बाद फिर महिलाओं को ये उपहार बांटे गए। साथ ही मंत्री ने 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा का ऐलान भी किया और इसे महिलाओं के हित में एक